हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बताया था कि समुच्चय के निरूपण का रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। आज की क्लास में हम उन्हीं से संबंधित कुछ उदाहरण करेंगे, क्योंकि बच्चे समुच्चय का रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप तो समझ लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग प्रश्नों में नहीं कर पाते कि किस प्रकार से इनका उपयोग प्रश्न में करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि समुच्चय के रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप से संबंधित कुछ उदाहरण, जिससे समुच्चय के रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप के विषय में काफ़ी अच्छे से समझ आपके अंदर तैयार हो जाएगी। और बच्चों, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि आज की क्लास में हम समुच्चय के निरूपण का जो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप है उससे संबंधित कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक बच्चों, आपको बता दें बच्चों, अगर कोई भी समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, किसमें? रोस्टर रूप में, तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं। क्या बताया बच्चों हमने? अगर कोई भी समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं, और अगर कोई समुच्चय समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम रोस्टर रूप में बदल सकते हैं। मतलब आपस में जैसी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से इन दोनों समुच्चयों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? रोस्टर रूप क्या होता है समुच्चय के निरूपण का, और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने हमारी सारी वीडियो एक क्रम से देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है आज का टॉपिक आपको समझ में ना आए, क्योंकि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप का ही हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करेंगे इस क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को जाके पहले देखिए, जिसमें हमने रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप के बारे में बताया है। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों, उदाहरण करने से पहले एक बेसिक समझ तैयार करते हैं आपके अंदर, जिससे कि आप आने वाले सभी उदाहरण को काफ़ी आसानी से कर सकें। देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। ये क्या है बच्चों? एक संग्रह है संख्याओं का। ठीक है, और ये भी हम बता दिए कि ये संग्रह जो है सुपरिभाषित है। कैसा है? सुपरिभाषित है। ये आपको अब मान कर चलना है। अभी तक पिछली क्लासों में हमने आपको हर क्लास में बताया था कि हम क्यों इसे कहेंगे कि ये समुच्चय है, क्योंकि अगर कोई भी संग्रह सुपरिभाषित होता है तो उस संग्रह को हम समुच्चय कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अब ये मान कर चलना है कि ये एक संग्रह है संख्याओं का और ये संग्रह सुपरिभाषित है। जब ये संग्रह सुपरिभाषित है बच्चों, तो इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? ये समुच्चय होगा। ठीक है, जब ये संग्रह समुच्चय होगा तो इसे बच्चों हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला रोस्टर रूप में और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। तो चलिए इसे हम सबसे पहले रोस्टर रूप में लिख कर देखते हैं। रोस्टर रूप, तो इस समुच्चय को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले इन सभी अवयवों को लिख लेंगे। ये क्या होंगे बच्चों? 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। ये सब क्या होंगे? इस समुच्चय के अवयव होंगे। इन सभी अवयवों को हम लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया बच्चों। अब इसे हम रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इन सभी को कॉमा के द्वारा हम
अलग कर लेंगे। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। अब इन सभी संख्याओं को जो समुच्चय के अवयव हैं इफ मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो समुच्चय का इस प्रकार से जो निरूपण हुआ बच्चों, ये रोस्टर रूप कहला जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये जो संख्याओं का संग्रह है ये समुच्चय बना रहा है, ये हमने आपको बता दिया। अगर आपको कह दिया कि ये संग्रह समुच्चय बनाएगा, कहने का मतलब ये संग्रह सुपरिभाषित भी होगा। जब ये संग्रह समुच्चय बनाएगा तो इसे हम रोस्टर रूप में भी निरूपित कर सकते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। तो इस संग्रह को बच्चों ये हमने रोस्टर रूप में निरूपित कर दिया। अगर रोस्टर रूप के बारे में आप काफ़ी विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखिए आप, उनमें हमने काफ़ी डिटेल में अब बच्चों इस समुच्चय को हमने रोस्टर रूप में निरूपित कर दिया। अब इसी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में निरूपित करेंगे। समुच्चय निर्माण रूप हमने क्या बताया बच्चों, आप कोई भी रोस्टर रूप में समुच्चय लिखा हुआ है तो उस समुच्चय को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इस समुच्चय को हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब इसी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में भी बदल सकते हैं। तो देखिए इसी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर रूप में हम सभी अवयवों को व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते। ये जो अवयव समुच्चय के अंदर लिखे हुए हैं इनके अंदर एक विशेष गुण होगा जिसका पालन सभी अवयव कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनके अंदर विशेष गुण क्या है। सामान्य तरीके से देखने में तो आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो इसे आप चेंज करेंगे। देखिए 1/2 को अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा विशेष गुण है। थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा प्रश्न करने का तो आप ये जल्दी ही ढूंढ लेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। देखिए जैसे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि एक क्या है, 1/2 मतलब एक ऊपर है। अब ऐसा हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग धन 1। हाँ ऐसा लिख सकते हैं 1/1 का वर्ग धन 1, कॉमा इसे क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2/। आप देख रहे हैं यहाँ जो इसका हर है, ये क्या है बच्चों, हर 2 क्या है, इसका हर है। हर अंश के वर्ग से एक ज़्यादा है। जैसे यहाँ अंश 2 है तो अंश का वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4 धन 1 5 है, मतलब अंश का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग धन 1, ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए देखिए ऐसे ही तीसरा भी होगा। तीसरा अवयव जो है 3/, अब 3 का वर्ग करके 1 जोड़िए, 3 का वर्ग धन 1 हो गया। ऐसे बच्चों जो चौथा अवयव है 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग धन 1। आप देख रहे हैं बच्चों इन सभी में एक पैटर्न बन रहा। वो कौन सा पैटर्न है कि जो इसका हर है वो अंश के वर्ग से एक ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी आपने अंश का वर्ग किया धन 1 किया, यहाँ भी आपने अंश का वर्ग किया धन 1 किया, यहाँ भी आपने अंश का वर्ग किया धन 1 किया। अब इसे बच्चों आप इस मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। बात समझ में आई। आप देख रहे हैं इसमें एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि आप अंश बटे अंश का वर्ग धन 1, इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब कि इन सभी अवयवों के अंदर एक गुण है कि ये जितने भी अवयव हैं ये सभी
अंश बटे अंश का वर्ग धन एक प्रकार की संख्याएं हैं, मतलब इफ गुण का ये पालन कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ अंश है क्या? अंश क्या है बच्चों? यहाँ अंश यहाँ प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। चलिए अंश की जगह हम n लिख लेते हैं, मतलब एक इस प्रकार के पैटर्न का पालन कर रहा है, n बटे n स्क्वायर धन 1। बात समझ में आई? मतलब इसके अंदर जो अवयव हैं वो n बटे n स्क्वायर धन 1 प्रकार की संख्याएं हैं। यही इनके अंदर विशेष गुण है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं इस विशेष गुण का पालन करेंगी। बात समझ में आई? लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों, क्या n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं? नहीं, n का मान आप कुछ भी नहीं रख सकते। n का मान क्या होगा? 1, 2, 3, 4। इसके अलावा n कुछ और नहीं होगा। देखिए n का मान आप 4 तक ही ले सकते हैं। अगर 5 रखेंगे n का मान लीजिए, तो वो किस प्रकार से आएगा? 5 बटे 5 का वर्ग धन 1 बराबर 5 बटे 5 25 1 26, 5 बटे 26। क्या ए संख्या इस समुच्चय के अंदर है? नहीं है। इसका मतलब n का मान हमें 1 से लेकर 4 तक ही लेना है। समझ में आई? तो इस समुच्चय के अंदर एक विशेष गुण देखने को मिला कि इसकी जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं, वे सभी इस गुण का पालन कर रहे हैं। सारे इस प्रकार के नंबर हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी इस विशेष प्रॉपर्टी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें ये विशेष प्रॉपर्टी का पता चल गया तो अब हम इस गुण का प्रयोग करके इफ रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले इफ मझले कोष्ठक से शुरुआत करेंगे, फिर लिखेंगे x y z, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इस कॉलन चिन्ह का प्रयोग करेंगे बच्चों। इसके बाद हमें बताना होगा, देखिए हम इन्हीं अवयवों को लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। अवयव यही होंगे। x का मतलब क्या है? यही है। समुच्चय निर्माण रूप में x का मतलब होता है समुच्चय के अवयव। तो x क्या है? यही सारे अवयव हैं। लेकिन इसे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखेंगे, इनके अंदर एक विशेष गुण है, उस गुण को लिखेंगे। और वो विशेष गुण कौन सा है? ए वाला, कि ये सारी संख्याएं n बटे n का वर्ग धन 1 प्रकार की हैं। हम क्या लिखेंगे? x क्या है? x है n बटे n स्क्वायर धन 1 के रूप का। बात समझ में आई? हमने क्या बताया? x क्या है? समुच्चय के अवयव हैं जो n बटे n स्क्वायर धन 1 के रूप में होंगे। अब आप देखिए यहाँ एक नया चर आ गया, क्या? n। अब हमें बताना होगा आखिर n भी क्या है। अभी हमने बताया x क्या है, तो a हमने बताया x n बटे n स्क्वायर धन 1 है। अब एक नया चर आ गया n। अब हमें n के बारे में भी बताना होगा, तो हम लिखेंगे जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 होगा। बात समझ में आई? अब हम इफ मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे इसे, तो समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण क्या कहला जाएगा? समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? कहने का मतलब मेरा ये था, कोई रोस्टर रूप में समुच्चय लिखा हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है तो उसे हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। देखिए इफ रोस्टर रूप को हमने इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 1 है, समीकरण x स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं बच्चों? अवयवों को व्यक्तिगत रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? व्यक्तिगत रूप में अवयवों को
लिखते हैं। बात समझ में आई? समीकरण, हमारे पास समीकरण क्या है? सबसे पहले देखिए, दिया गया समीकरण व्यवस्थित लिखना है बच्चों, जिससे आप परीक्षा में लिखेंगे कैसे आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे? दिया गया है x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अब बोला जा रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें हल समुच्चय पता करना होगा कि इस समीकरण का हल समुच्चय क्या होगा। तो हल समुच्चय कहने का मतलब बच्चों इस समीकरण का हल ही होता है। बात समझ में आई? और हल कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछे इस समीकरण का हल क्या होगा, हल कहने का मतलब क्या होता है? हल का मतलब होता है x के वे सारे मान जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट करता हो। x के उन सभी मानों को बच्चों हम इस समीकरण का हल कहेंगे, ठीक है। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? x का ऐसा मान रखा जाए यहाँ कि ये जो समीकरण का, देखिए ये समीकरण का दायां पक्ष हो गया बच्चों और ये बायां पक्ष हो गया। अब x का वह मान जिसको रखने पर इस समीकरण का बायां पक्ष भी शून्य के बराबर आ जाए, तो x के उन मानों को हम समीकरण का हल कहेंगे। चलिए, आप ऐसे अगर नहीं सोच पा रहे हैं कि x का वह कौन सा मान है, तो इसका एक तरीका भी होता है, उस तरीके पे हम बात करते हैं। ये जो हमारे पास अचर लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अचर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कक्षा 11 में हैं, गणित विषय लिए हुए हैं, तो आपको इस प्रकार से समीकरण को हल करना आता होगा। इसे हम क्या लिखेंगे? 2। अब इसका हम गुणनखंड दो तरीके से कर सकते हैं, 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2। अब हमें इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से मैनेज करना है कि ये जो बीच वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में प्लस करें या माइनस करें या माइनस प्लस करें या प्लस माइनस करें तो x के बराबर आ जाए। तो अब देखिए, अगर हम x स्क्वायर धन 2x ऋण x लिखें ऋण 2, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये तो x के ही बराबर हुआ ना। 2x ऋण x का मतलब x ही होता है, बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x। तो यहाँ क्या बचा? x धन यहाँ 2 बचा बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हम इन दोनों से ऋण 1 कॉमन ले लें, ऋण 1। तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ बचेगा धन 2 बराबर 0। अब इन दोनों से x धन 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, x धन 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x। यहाँ से भी x धन 2 कॉमन आए तो क्या बचा बच्चों? ऋण 1 बराबर 0। बात समझ में आई? अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं, या तो x धन 2 0 को इक्वल होगा, या तो x ऋण 1 0 के इक्वल होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे 0 के, तभी इन दोनों का गुणनफल बच्चों 0 के बराबर होगा। देखिए, x धन 2 बराबर 0 होगा या x ऋण 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर ऋण 2 आया या x बराबर 1 आया। बात समझ में आई? कहने का मतलब x के केवल 2 ही मान हो सकते हैं, या तो x ऋण 2 के बराबर होगा या तो 1 के बराबर होगा। बात समझ में आई? अब आपने देखा बच्चों, ये जो x का मान आया ऋण 2
और 1, x के इन दोनों मानों को अगर आप एक एक करके इस समीकरण में रखेंगे, ये समीकरण x बराबर ऋण 2 के लिए भी संतुष्ट करेगा और x बराबर 1 के लिए भी संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब अगर दायां पक्ष 0 है तो बायां पक्ष भी 0 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा x बराबर ऋण 2 और 1 के अलावा और भी अगर कोई संख्या आप रखेंगे तो उनके लिए ये समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। मतलब इस समीकरण को चाहे दुनिया का कोई भी बच्चा हो अगर हल करेगा तो x का मान ऋण 2 और 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। मतलब इस समीकरण का ये जो मान हुए ऋण 2 और 1, इन्हें हम कहते हैं इस समीकरण का हल समुच्चय। क्या कहते हैं? हल समुच्चय कहें बच्चों या हल कहें। बात समझ में आई? आपको ये समझ में आया कि हल समुच्चय का मतलब क्या है? समीकरण x² धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। किसको बच्चों? हल समुच्चय को। तो अब आपको पता चल गया कि इस समीकरण का हल समुच्चय कौन सा है? ए है, x बराबर ऋण 2 और 1। बात समझ में आई? बच्चों आपको पता चल गया इस समीकरण का हल समुच्चय ए है। अब इस हल समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या कहा गया है? रोस्टर रूप में लिखिए हल समुच्चय को। ठीक है, तो चलिए इस हल समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। आप कैसे लिखेंगे? अतः दिए गए समीकरण x² धन x ऋण 2 बराबर 0 के हल समुच्चय का रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होगा बच्चों? रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं? आपको पता चल गया बच्चों, इस समीकरण का हल समुच्चय ये है। अब इस हल समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले इस मझले कोष्ठक को बनाएंगे, इसके बाद इसके अंदर जो अवयव है ऋण 2 1। रोस्टर रूप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले आप मझला कोष्ठक बनाएंगे, फिर लिखेंगे ऋण 2, x का जो मान आया उन्हीं को लिख देना है यहाँ, ऋण 2 1। अब इसके बाद कोई और x का मान नहीं है तो इसे हम इस मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। हल समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण जो हो गया बच्चों, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, आपके प्रश्न में यही पूछा जा रहा था। देखिए, ये बोला जा रहा था समीकरण इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ये बच्चों हमने इस समीकरण का जो हल समुच्चय आया था उसे रोस्टर रूप में लिख दिया। चलिए इसी हल समुच्चय को हम आपको बता दें, आपसे इस प्रश्न में पूछा तो नहीं गया है लेकिन हम तब भी बता दे रहे हैं, इसका आप समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप। वीडियो बच्चों थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इफ कोष्ठक से शुरुआत करेंगे, फिर लिखेंगे x कॉलन चिन्ह। लेकिन x क्या होता है बच्चों? समुच्चय के अवयव ही होते हैं। ये अवयव क्या हैं? इस समीकरण के हल हैं। तो हमें बताना होगा कि x है क्या। अब हम अवयव नहीं लिखेंगे, इनका गुण लिखेंगे। आखिर ये क्या है? इस समीकरण के हल हैं। तो हम लिखेंगे जहां x समीकरण x² धन x ऋण 2 बराबर 0 के हल हैं। बात समझ में आई? और इसे हम इस मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो इस समीकरण के हल समुच्चय का रोस्टर रूप
इस प्रकार से होगा बच्चों, और समुच्चय निर्माण रूप इस प्रकार से होगा। आपको किसी भी रूप में हल समुच्चय को लिखने के लिए बोलता, आप लिख लेंगे। ये होगा रोस्टर रूप, ये होगा समुच्चय निर्माण रूप। चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, समुच्चय ये जो लिखा हुआ है x कॉलन चिन्ह, x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है 40 से, को रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, आप देखकर ही समझ गए होंगे बच्चों कि ये भी समुच्चय का एक रूप है। कौन सा लिखा है? लिखा हुआ है x कॉलन चिन्ह, फिर x आखिर है क्या? x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन है 40 से, मतलब ये समुच्चय का कौन सा रूप है? हुआ यहाँ x के एक विशेष गुण की बात की गई है, मतलब इस समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है बच्चों। कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। अब इस समुच्चय को हमें किसमें बदलना है? रोस्टर रूप में। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बच्चों आपको ये समुच्चय दिया गया है, जो समुच्चय निर्माण रूप में ये क्या है? दिया गया है। आपको लिखना है दिया गया है। अब इसे आपको चाहें तो इस समुच्चय को आप कुछ भी मान लें। चलिए हम ए मान लेते हैं। दिया गया है ए बराबर x कॉलन सिंबल, x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 है। x स्क्वायर का मान 40 से छोटा होना चाहिए, ये आपको दिया गया है। दिया गया है a बराबर इस प्रकार से। एक कौन सा रूप है? आपको लिखना है इस समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आई? आपको एक समुच्चय दिया हुआ है और बोला जा रहा है इस समुच्चय को आप रोस्टर रूप में लिखिए। हमने आपको शुरुआत में ही बताया बच्चों, कोई भी समुच्चय अगर रोस्टर रूप में दिया हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है तो रोस्टर रूप में बदल सकते हैं। बस दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, बाकी अर्थ दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब हमें एक समुच्चय दिया हुआ है जो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसे हमें लिखना है किसमें? रोस्टर रूप में। ठीक है, तो चलिए हम प्रयास करते हैं इसे रोस्टर रूप में लिखने का। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये आखिर x है क्या? x क्या है आपको आगे बताया गया है। x एक धन पूर्णांक है। x क्या है? x बिलोंग टू, इसका मतलब होता है बच्चों शामिल है। x क्या है? धन पूर्णांक है, मतलब z प्लस है, धनात्मक पूर्णांक है। ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जाएगा। आप x का मान ऋणात्मक संख्याएं या शून्य नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और भी बताया गया बच्चों कि जो x है इस x का वर्ग 40 से हमेशा छोटा होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब अगर हमें पता चल जाए बच्चों x के भी कौन कौन से मान हैं जिसे हम यहाँ ले सकते हैं, तो उन सभी x के मानों को अगर हम व्यक्तिगत रूप से लिख दिए तो वही ये जो समुच्चय निर्माण रूप है रोस्टर रूप में बदल जाएगा। तो चलिए हम पता करते हैं x का मान कौन कौन हो सकता है। आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी हुई है, इसी से आपको पता चलेगा कि x का मान कौन कौन सा हो सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है, x का वर्ग 40 से हमेशा छोटा होगा। x का मान चलिए हम 1 लेके देखते हैं, क्योंकि x का मान क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है।
तो x अगर हमने लिया x बराबर 1, तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 और 40। क्या 1 का वर्ग जो 1 आया वो 40 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। कहने का मतलब x का मान अगर 1 रखते हैं तो इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। चलिए अगर x बराबर 2 रखते हैं, हमने लिखा 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता बच्चों 4। क्या 4 40 से छोटा है? हाँ 40 से छोटा है। कहने का मतलब x का मान हम 2 भी रख सकते हैं। अगर हम x बराबर 3 लिए तो देखिए 3 का वर्ग क्या होता है 9। 3 का वर्ग जो 3 का वर्ग जो 9 आया, क्या ये 40 से छोटा है? हाँ 40 से छोटा है। मतलब x बराबर 3 भी समुच्चय के अंदर होगा। जितने भी x के मान इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे वे सारे x इस समुच्चय के अंदर आएंगे। x बराबर अगर हमने 4 ले लिया तो 4 का वर्ग कितना होता बच्चों 16। क्या 16 40 से छोटा है? हाँ, कहने का मतलब x बराबर 4 भी इस समुच्चय के अंदर आएगा। चलिए x बराबर 5 लेते हैं, 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों 25। क्या 40 से छोटा है? हाँ, मतलब x बराबर 5 भी आएगा। x बराबर 6 लेके देखते हैं, तो 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों 36। 36 क्या 40 से छोटा है? हाँ छोटा है। मतलब x बराबर 6 भी इस समुच्चय के अंदर आएगा। x बराबर 7 लेके देखते हैं, 7 का वर्ग क्या है बच्चों 49। क्या 7 का वर्ग जो 49 है ये 40 से छोटा है? नहीं बच्चों, ये 40 से छोटा नहीं है। कहने का मतलब 7 इस समुच्चय के अंदर नहीं आएगा। x का अब कोई भी मान जो 7 या 7 से बड़ा है वो इफ कंडीशन को संतुष्ट नहीं करेगा। केवल x बराबर 1 2 3 4 5 और 6 ही हो सकता है। इसके अलावा x का और कोई भी मान नहीं होगा जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। मतलब इस समुच्चय के अंदर केवल x के कौन कौन से मान आएंगे x बराबर 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, आपको ध्यान देना है क्योंकि 7 का वर्ग 49 हो जाता है जो 40 से बड़ा है, जबकि हमें कौन से लेने हैं ऐसे धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्ग 40 से छोटा हो। बात समझ में आई? अब हमें पता चल गया कि x का मान कौन कौन सा हो सकता है इस समुच्चय के अंदर, x के कौन कौन से मान आएंगे। अब हमें पता चल गया x का मान व्यक्तिगत रूप से 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इस समुच्चय को अब हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। देखिए हम लिखते हैं समुच्चय A का रोस्टर रूप। हमने क्यों कहा बच्चों समुच्चय A का रोस्टर रूप? ए समुच्चय ए लिखा हुआ है जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसी समुच्चय को हम अब रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। अगर हम इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों कि इस समुच्चय के अंदर कौन कौन से x के मान होंगे। तो ए हमने पता कर लिया कि x का मान केवल 1 से लेकर 6 तक होगा, इसके अलावा कोई और मान नहीं होगा। कहने का मतलब अब हम समुच्चय ए को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, x के इन सभी मानों को हमें लिख देना होगा 1 2, लेकिन ध्यान रखना है कॉमा से अलग करना है 3 4 5 6। अब इन सभी अवयवों को हमें इस मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देना है। समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण बच्चों समुच्चय का रोस्टर रूप हो गया और इस प्रकार से निरूपण बच्चों समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप हो गया। कहने का मतलब
इस समुच्चय को हमने इस प्रकार से रोस्टर रूप में निरूपित कर दिया। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों हमें और 2 उदाहरण करवाना है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में और जो 2 बचे हुए उदाहरण हैं उनको करवाएंगे। आपको घबराना नहीं है बच्चों, मन लगाकर पढ़ना है। देखिए हम कितना आसानी से आपको समझा रहे हैं। समय इसीलिए लग जा रहा है क्योंकि हम हर प्रश्न को आपको काफ़ी डिटेल में कराना चाहते हैं, जिससे आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, हर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी क्लियर रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगली क्लास में बचे हुए जो 2 उदाहरण हैं उनको देखेंगे।